हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ पीवाईक्यूज, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर से हेल्प करेंगे, चाहे वो CSIR नेट हो, IIT जैम हो, आपका CUET PG हो, बार्क हो। सारे एग्जाम्स में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर ही हमने क्वेश्चन थोड़े निकाले हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, अगर आपको ये आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में वो अच्छी चल रही है। ठीक है, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिप्लिकेशन फॉर प्रोग्रेशन एटीपी हाइड्रोलाइसिस बाय हेलिकेज प्राइमरी फैसिलिटेट्स, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो हेलिकेज का एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है वो क्या करता है। ये बहुत इजी सवाल है। स्ट्रैंड सेपरेशन करता है बाय डिस्टर्बिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विदाउट फॉस्फोडाइस्टर क्लीवेज। ठीक है, हमें पता है कि जो हेलिकेज है क्या करता है, वो स्ट्रैंड सेपरेशन करता है। जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इन्हें क्लीव करने का, इन्हें कट करने का काम कौन करता है? हेलिकेज करता है। और ये कब होता है? जब रिप्लिकेशन फॉर जो प्रोग्रेस करता है, जब रिप्लिकेशन आगे चलता है, तो आगे क्या कह सकते हैं हम कि आगे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसे कन्वर्ट करता है किसमें? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो बैक्टीरिया में इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका जो टर्मिनेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, GC रिपीट इन्वर्टेड रिपीट्स फॉर्मिंग अ स्टेबल हेयरपिन फॉलोड बाय यूरेज ट्रैक्ट। आपको पता होगा इंट्रिंसिक यानी कि जहाँ पे कोई भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर का काम नहीं है, यानी यहाँ पे कोई रो, जैसे यहाँ पे है ना, ये रो बाइंडिंग साइट, रट साइट, ये सारी जो है यहाँ पे एक्सट्रिंसिक एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इंट्रिंसिक यानी कि वो खुद ब खुद कर रहा है, खुद ब खुद। अगर उसे ट्रांसक्रिप्शन रोकना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक हेयरपिन, स्टेबल हेयरपिन बनाना पड़ेगा। उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्टेबल हेयरपिन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और उसके बाद क्या करता है कि यूसी रिच ट्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो ट्रांसक्रिप्शन है वही के वही रुक जाता है। ठीक है, मैं फास्ट जा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं कम टाइम में। तो आपको क्या करना है, आपको बस क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आ जाए आप स्क्रीनशॉट ले ले या आप वीडियो को पॉज कर ले और आपका जो भी आंसर है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 45S प्री rRNA प्रिकर्सर इन यूकैरियोटिक सिंथेसाइज्ड बाय, यानी कि जो यूकैरियोटिक्स में 45S प्री rRNA होता है वो कौन सिंथेसाइज करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा RNA पॉलीमरेज 1, ऑप्शन बी। ठीक है, RNA पॉलीमरेज 1 क्या होता है? यही SL1 एंड UBF सॉरी, इसके फॉलोइंग क्या करता है? वो 45S प्री rRNA फॉर्म करता है। RNA पॉलीमरेज 2 हमें पता है ये क्या करता है, हमारा मेन जो RNA है उसमें ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। RNA पॉलीमरेज 3 हम सबको पता है tRNA 5S RNA के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिर्फ RNA पॉलीमरेज 1 ही है जो किसमें हेल्प करता है? 40S प्री rRNA में फॉर्म करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज प्रोटीन स्प्लाइसिंग। हम आपने अभी RNA स्प्लाइसिंग देखा होगा। प्रोटीन स्प्लाइसिंग क्या होता है? प्रोटीन स्प्लाइसिंग यानी कि जो हम कह सकते हैं सेल्फ एक्सिशन ऑफ इंट्रॉन्स फॉलोड बाय लाइगेशन ऑफ फ्लैंकिंग एक्सॉन्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। इसे हम RNA स्प्लाइसिंग भी कहते हैं, उसको दूसरा नाम ही प्रोटीन स्प्लाइसिंग है। सेल्फ एक्सिशन ऑफ इंट्रॉन्स मतलब वो खुद ब खुद क्या कर रहा है? सेल्फ स्प्लाइसिंग कर रहा है। जो सेल्फ स्प्लाइसिंग कर रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये जो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम hRNA है इसको हम क्या कहते हैं? RNA स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आई थिंक गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने गेट से ही उठाया है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम hRNA को हम RNA स्प्लाइसिंग कहते हैं, लेकिन सेल्फ एक्सिशन ऑफ इंट्रॉन्स फॉलोड बाय लाइगेशन ऑफ फ्लैंकिंग एक्सॉन जो अगर खुद ब खुद हो रहा है तो उसे हम प्रोटीन स्प्लाइसिंग कहते हैं, उसे RNA स्प्लाइसिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनिलएलेनाइन इन PKU इज प्राइमरी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो फिनिलएलेनाइन होता है ये आपको पता होगा PKU जो है ये क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हमारा जो फिनिलएलेनाइन है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि जो फिनिलएलेनाइन हाइड्रोलाइज है जो क्या करता है, कह सकते हैं कि इसका टायरोसिन बायोसिंथेसिस कम होता है, जिसकी वजह से जो फिनिल फॉर्म हो रहा है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता टायरोसिन में, और ये क्या है? एक जेनेटिक डिजीज
है। आई होप आपको पता चल गया होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइलएलानाइन, हमारी बॉडी में जब फिनाइलएलानाइन क्या कह सकते हैं एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी में फिनाइलएलानाइन हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं है जो क्या करता है, टायरोसिन बायोसिंथेसिस नहीं करवाता है। टायरोसिन फॉर्म ही होता है किससे? फिनाइलएलानाइन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलग टाइप का है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपको अच्छा ही है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। लीनियर dsDNA मॉलिक्यूल ऑफ लेंथ 34 म्यूमीटर, ये बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि 0.34 नैनोमीटर पर बेस पेयर है, 10 बेस पेयर पर टर्न्स है। आपको क्या बताना है? आपको उसके बेस पेयर्स कितने ये भी बताना है, उसके टर्न्स भी बताने हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, आपको पहले ये करना है कि टोटल पहले लेंथ लेनी है। लेंथ हमें पता है लेंथ कितनी है, 34 म्यूमीटर। आप अगर ये करने जाओगे तो ये 1 म्यूमीटर हमें पता है कि 1000 nm है। तो ये जो 34 म्यूमीटर है वो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 34,000 नैनोमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको ये निकालना है, बेस पेयर्स इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन लेंथ पर बेस पेयर। एक मिनट है, मैं थोड़ा सा अगर ये लिखने में गलती हो गई। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई है बायोकेमिस्ट्री फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, क्योंकि हम अभी बेस पेयर्स निकाल रहे हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ द DNA एंड लेंथ पर बेस पेयर्स, यानी कि बेस पेयर्स में कितनी लेंथ है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पूरी लेंथ कितनी है, 34 म्यूमीटर है, उसे हमने कन्वर्ट किया था नैनोमीटर में, तो कितना आया 34,000 नैनोमीटर अपॉन, आप कह सकते हैं कि लेंथ पर बेस पेयर कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। ये ऑलरेडी नैनोमीटर में है तो आपको इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 10⁵ आ जाएगा अगर आप डिवाइड करने जाओगे। तो यहाँ पे 10⁵ आंसर सिर्फ ये एक ही है। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला जो आपको लगाना है किसके लिए, टर्न्स के लिए, ठीक है। उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स is equals to number of base pairs upon base pair per turn। ये करने के लिए आप नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमें पता है कितने हैं, 10⁵ अपॉन कितने बेस पेयर्स पर टर्न है, 10 बेस पेयर्स पर टर्न है, यहाँ पे दिया है देखो 10 बेस पेयर्स पर टर्न। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁴ यहाँ पे है, तो आंसर आ जाएगा बी। तो आपको दो फॉर्मूलेज आने चाहिए, एक तो ये टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ DNA अपॉन लेंथ पर बेस पेयर्स, और एक नंबर ऑफ टर्न्स, वो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स अपॉन बेस पेयर पर टर्न। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। ये दो अगर चीजें आपने मतलब ये दो फॉर्मूला आपको आ गया तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आप गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप बार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, CUET PG में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, IIT JAM TIFR जो हमारे एग्जाम्स है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CSR में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बाकी के जो कह सकते हैं एग्जाम्स है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ एक्टिव प्रोटीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया, सॉरी एक्टिव ह्यूमन प्रोटीन, में मेन बात बोलना ही भूल गई। फेलियर ऑफ एक्टिव ह्यूमन प्रोटीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया डिस्पाइट फुल लेंथ ORF मोस्ट लाइकली रिजल्ट्स फ्रॉम, यानी कि बैक्टीरिया में क्या हुआ है, हमने एक ह्यूमन प्रोटीन डाला हुआ है जिसके पास फुल लेंथ ORF है, मतलब पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया को चाहिए होता है ORF वो सब कुछ प्रेजेंट है, फिर भी प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये आपको बताना है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कोडॉन बायस अलोन, सिर्फ एक कोडॉन बायस तो होता है ही नहीं, मतलब बैक्टीरिया यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में कोडॉन सेम ही होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकरेक्ट अगर होता तो प्रोटीन सिंथेसिस होता ही नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। अगर इनकरेक्ट ये सीक्वेंस होता तो क्या होता, प्रोटीन सीक्वेंस फॉर्म ही नहीं होता। इनएफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ओनली, अगर वही मैं वापस आपको बोल रही हूँ कि प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, प्रोटीन फॉर्म हो रहा है लेकिन प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या आ
जाएगा ग्लाइकोसाइलेशन। हमें पता है कि जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं वो यूकैरियोट्स में अलग होते हैं, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं। तो यूकैरियोट्स में जो होते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस वो है ग्लाइकोसाइलेशन पता है हमें, यूबिक्विलेशन पता है, सल्फोनेशन पता है, फॉस्फोराइलेशन पता है। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया में इतनी नहीं होती है, उस रेंज में नहीं होती है, जिसके वजह से क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन प्रोटीन अगर फॉर्म हो भी रहा है, प्रोड्यूस हो भी रहा है, ट्रांसलेट हो भी रहा है, मगर एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि उसमें जो ज़रूरी चेंजेस है वो नहीं हो पाते। ठीक है, उसके बाद द टर्म नियर यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोड एंड रेफर्स टू, यानी कि हम कहते हैं ना कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, जिसकी जो यूनिवर्सलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा है नियर यानी कि 100% यूनिवर्सल नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, इसीलिए हम नियर यूनिवर्सलिटी लगाते हैं। तो ये क्यों करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनर डिविएशन इन माइटोकॉन्ड्रियल एंड सर्टेन प्रोटोजोन सिस्टम्स। आपको पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन्स है वो अलग है। यूएजी जो बाहर क्या है, एक स्टॉप कोडॉन है, ये क्या करता है, यहाँ पे कोड करता है एक अमाइनो एसिड को, माइटोकॉन्ड्रिया में वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, वो स्टॉप कोडॉन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कोडॉन्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या करते हैं, वो स्टॉप करते हैं। ऐसे जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ में भी ऐसे बहुत से कोडॉन्स है या बहुत से ऐसे कोडॉन्स है जो अलग, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे इसमें अगर वो मिथोनाइन कर रहे हैं तो उनमें कोई अलग ही अमाइनो एसिड कर रहे होंगे। इसकी वजह से हम कहते हैं कि नियरली यूनिवर्सल है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल नहीं है। तो अगर आपको कहीं पर भी ये बहुत फंसाते हैं जेनेटिक कोड, पहले ऐसा बोला जाता था कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, लेकिन अब ये सीएसआईआर भी मानता है, सीएसआईआर भी हमेशा नियरली यूनिवर्सल ही लिखता है। तो आपको अगर किसी भी ऑप्शन में कहा गया हो नियरली यूनिवर्सल, तो आपको नियरली यूनिवर्सल ही टिक करना है। एक्सक्लूसिवली यूनिवर्सल, ऑलवेज यूनिवर्सल, ऐसी सारी चीज़ों को टिक नहीं करना है। सीएसआईआर बहुत घुमाता है ऐसी चीज़ों में, तो वो नियरली यूनिवर्सल होता है। उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, सबसे मतलब 99% है, लेकिन कहीं ना कहीं 1% वो चेंज हो सकता है। ज़्यादातर कहाँ पे चेंज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज होता है और प्रोटोजोआन में चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद बेस डिस्क्रिमिनेशन इन द मेजर ग्रुप डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन एक्सपोजर ऑफ, जो बेस डिस्क्रिमिनेशन होता है मेजर ग्रुप में, वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स यूनिट फॉर ईच बेस पेयर। अगर आपको पता होगा एडेनिन थाइमिन में, गुआनिन साइटोसिन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स होते हैं और जो एक्सेप्टर्स होते हैं वो क्या होता है, यूनिक होता है, उसी पोजीशन पे होता है। जैसे कि गुआनिन के पास क्या है, 3 कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एक्सेप्टर है, साइटोसिन के पास भी 3 क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एक्सेप्टर है, लेकिन एडेनिन एंड थाइमिन के पास हम कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही है जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेशन में, एक्सेप्शन में हेल्प करते हैं। तो जब कभी एडेनिन और गुआनिन एक साथ आ जाएंगे तो इसका एक जो है वो क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, जिसकी वजह से अनस्टेबल होगा। या फिर सी और ए में अगर कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 3 क्या चाहिए, एक्सेप्टर्स एंड डोनर्स चाहिए, एडेनिन के पास तो सिर्फ 2 ही है, तो इसका एक बच जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा और क्योंकि उसका एक जो है वैसे एक्सपोज रहा है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा और वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जिसकी वजह से हमेशा एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन ही क्या होते हैं, हमेशा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर्स क्या है, यूनिक है ईच बेस पेयर के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स जेनेटिक अप्रोचेस टिपिकली बिगिन विथ, मतलब आप रिवर्स जेनेटिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हो, ऑब्वियसली उसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, टारगेटेड जीन डिस्ट्रप्शन फॉलोड बाय फिनोटाइपिक एनालिसिस। यानी कि आप क्या कर रहे हो, उल्टा जा रहे हो। ठीक है, आप प्रोटीन से कहाँ जा रहे हो, डीएनए की तरफ जा रहे हो। अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा हो, जेनेटिक्स आपने देखा होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, फिर हम देखते हैं प्रोटीन एक्सप्रेशन। आप क्या कर रहे हो, प्रोटीन जो एक्सप्रेस कर रहा है उसे उल्टा लेके जा रहे हो, उसका जो जीन है वो डिस्टर्ब कर रहे हो, उसका फिनोटाइपिक एनालिसिस के साथ आप क्या कर रहे हो, जीन डिस्क्रिप्शन कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल
ये ऐसा कलर दिखा रहा है तो उसके जीन को आप क्या करोगे, रिवर्सली लेके आओगे कि देखोगे कि उसके डीएनए में क्या है, उसके कोडॉन्स कौन से है, वो प्रोटीन को ऐसा कोड कर रहा है, मतलब उल्टा जा रहे हो आप, सीधा नहीं जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, इसलिए उसे क्या कहते हैं, रिवर्स जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, आप प्रोटीन से कहा जा रहे हो, उसके डीएनए आरएनए की तरफ जा रहे हो। उसके बाद siRNA मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग प्राइमरीली किसके वजह से होता है, जो हम अपने siRNA मतलब जो आरएनए मीडिएटेड जीन स्लाइसिंग है आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या आता है, आंसर आता है इसका बी। आपने पढ़ा होगा जो रिस्क है वो क्या करता है एमआरएनए क्लीवेज में, रिस्क जो एक रिपीटमेंटिंग कह सकते हैं ना कि एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है एमआरएनए क्लीवेज में हेल्प करता है, और siRNA पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, इस रिस्क फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइसर एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंटेन्स, आपने डाइसर एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा जो अगेन किस में हेल्प करता है, आरएनए क्लीवेज में, आरएनए मीडिएटेड क्लीवेज में ही हेल्प करता है। तो इसके पास ऐसा क्या है जो क्या करता है आरएनए क्लीवेज में, आरएनए कट डाउन में हेल्प करता है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, आरएनएस 3 डोमेन्स है और एक पेज डोमेन है जो क्या करता है डीएस आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है। जो डाइसर एंजाइम है वो ज्यादातर किसके क्लीवेज में हेल्प करता है, डीएस आरएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए के इसमें हेल्प करता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आरएनएस 3 डोमेन्स होते हैं, आरएनए 3 एंजाइम डोमेन होते हैं और एक पेज डोमेन होते हैं जो क्या करता है आइडेंटिफिकेशन करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव एम्स टेस्ट। आपको एम टेस्ट पता होगा, आपने मतलब जितने लोगों ने फार्मा माइक्रोबायोलॉजी ने मतलब उन्हें पढ़ा होगा, बचपन से बोल रही हूँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एम्स टेस्ट के बारे में। तो ये क्या करता है, कंपाउंड इंड्यूसेस म्यूटेशन इन द बैक्टीरियल टेस्टर स्ट्रेन्स, मतलब अगर आपकी एम्स टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, फॉर एग्जांपल ये कब किया जाता है, अगर कोई कंपाउंड है जो न्यूली क्या हुआ है, डिस्कवर हुआ है, न्यूली क्या हुआ है फॉर्म, मतलब उसे न्यूली क्या किया, किसी कंपनी ने या किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कंपाउंड है, एक एंटीबायोटिक है जो क्या किया है, उन्होंने एक कह सकते हैं कि खोजा है या खुद बनाया है, उसको क्या करना पड़ता है, एम टेस्ट करना पड़ता है ये देखने के लिए कि क्या वो म्यूटेशंस करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझ पे कोई कंपाउंड अगर देखना है तो पहले ये देखेंगे क्या मेरे डीएनए में जाके कोई वो म्यूटेशन कर रहा है, अगर वो म्यूटेशन कर रहा है तो क्या कहेंगे एम टेस्ट पॉजिटिव है। और वो ज़्यादातर किस पे किया जाता है, बैक्टीरियल टेस्टर्स पे किया जाता है, साल्मोनेला टाइफी होता है वो उसका टेस्टर होता है ज़्यादातर, उस पे क्या किया जाता है, जो भी आपका कंपाउंड है, जो भी आपका एंटीबायोटिक है, कोई क्रीम है, वो क्या क्रीम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो, वो उन बैक्टीरियाज पे क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें कोई म्यूटेशंस मिल रहा है, अगर उसका डीएनए कुछ चेंज हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आगे चल के ह्यूमंस पे भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है, तो एम टेस्ट हम कह सकते हैं कि कैंसर कॉजिंग के लिए भी देखा जाता है, बट वाया म्यूटेशंस। ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन हमें पता है म्यूटेशंस लीड्स टू कैंसर मोस्ट ऑफ द वे, तो हमें ये करना है, कैंसर की तरफ ही लेके जाता है ये, लेकिन थ्रू म्यूटेशंस। तो अगर आपको ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो एम टेस्ट है वो कैंसर डिटेक्शन के लिए या कैंसर के इसमें ही हेल्प की जाती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया जाता है, म्यूटेशंस पे। और बैक्टीरियल टेस्टर कौन है, ज़्यादातर साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, The catalytic activity of peptide bond formation in eukaryotic ribosome resides in, यानी कि जो catalytic activity of peptide bond formation हमें पता है जो peptide bond form होता है H2O निकल जाता है, जो कार्बन नाइट्रोजन में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उसे हम पेप्टाइड फॉर्मेशन कहते हैं। और जो उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो कैटालिटिक एक्टिविटी कौन करता है, 20S rRNA एक्टिंग एज राइबोजाइम। ये आपको नहीं भूलना है। अगर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राइबोसोम में कौन से यूनिट में राइबोजाइम है, राइबोजाइम यानी कि राइबोसोम प्लस एंजाइम, एंजाइम का काम कर रहा है एक राइबोसोम का यूनिट जो क्या कर रहा है, कह सकते हैं कि एक एंजाइम का काम कर रहा है। तो कौन सा राइबोसोमल यूनिट है, 20S rRNA। ये आपको नहीं भूलना है, आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्डली भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज डिफर्स फ्रॉम रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज बिकॉज ऑफ। तो दो चीजें हैं, तो टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एक है और रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा और जो बैक्टीरिया होता है उसका डीएनए पॉलीमरेज 3। ये सारी चीजें होती हैं, ये क्या करती है, डिफर करती है फ्रॉम टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। किस चीज में,
ये जो टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज है वो क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ डीएनए विदाउट अ टेम्पलेट। ठीक है, उसे टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जितने भी बाकी के डीएनए पॉलीमरेजेस है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, हमारा जो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी जो जितने भी डीएनए पॉलीमरेजेस है उन्हें टेम्पलेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो खुद ब खुद प्रिपेयर नहीं करेगा, लेकिन जो टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेजेस है वो क्या करते हैं, विदाउट टेम्पलेट डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है। ठीक है, विच कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द रेप्लिकेशन फिलिटी और इन बैक्टीरिया, यानी कि जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन देखता है, किसमें ये देखा जाता है, तो इसको ऑब्वियसली क्या आंसर आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रूफ रीडिंग। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है इनके पास क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, जो क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया में, देख रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर रहा है, इंसान को कहा कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ही फॉर्म करा या नहीं फॉर्म करा, ये देखा जाता है। उसके बाद डीएनए गायरेज, ये आपने सुना होगा, डीएनए गायरेज को हम क्या कहते हैं, टोपोआइसोमरेज भी कहते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, ये एक्चुअली हेल्प करते हैं रिप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, बाय इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव सुपरकॉइल्स यूजिंग एटीपी। अगर आपने देखा होगा कि रिलैक्सिंग पॉजिटिव सुपरकॉइल्स इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपरकॉइल्स यूजिंग एटीपी इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नहीं, डीएनए गायरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या करवाता है, वो हम कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपरकॉइलिंग करवाता है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसके जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक करे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर आता है, वो पॉजिटिवली सुपरकॉइल किया जाता है। तो डीएनए गायरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन को कट करते हैं या फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रेशर निकल जाता है एंड फिर फॉर्म क्या करता है, ये नेगेटिव सुपरकॉइल फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो टेंशन था, जिसकी वजह से डीएनए ब्रेक हो सकता था, वो ब्रेक नहीं हो पाता है। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ रिप्लिकेशन ओरिजिन इज प्रिवेंटेड इन एस फेज ड्यू टू, यानी कि जो एस फेज में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो रिप्लिकेशन फॉर्क्स ऑलरेडी जो ऐड हो चुके हैं उनको फॉस्फोराइलेट किया जाता है, नया रिप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म नहीं होता, रिप्लिकेशन यूनिट या जो हम कह सकते हैं इनिशिएशन यूनिट जो होता है वो फॉर्म नहीं होता है। जो फॉर्म हो चुका है, जो एमएमसी कॉम्प्लेक्स है, जो एमएमसी कॉम्प्लेक्स जीवन में क्या हुआ था, ऐड हुआ था, वो क्या होता है, एस फेज में एक्टिवेट होता है और हमारा रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। लेकिन नया जो लाइसेंसिंग कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म नहीं होता है। क्यों फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि CDT1 का क्या हुआ है, इनिबिशन हुआ है बाय जिमिनिन। CDT1 क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, लाइसेंसिंग में, उसका क्या हुआ, इनिबिशन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट, a mutation reducing complementary to 16S RNA will primarily affect। ठीक है, 16S RNA क्या हुआ है, म्यूटेशन की वजह से उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो क्या हुई है, कम हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री उसकी कम हुई है। अभी क्या हुआ है, 16S RNA किसे अफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली 16S RNA किस में हेल्प करता है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन में हेल्प करता है। अगर उसी को कुछ हो गया तो जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन है वो क्या होगा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होगी। उसके बाद एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन लाइसिन जनरली, आपको पता होगा कि मतलब जितने भी हिस्टोन के प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स बोलो, जितने भी हिस्टोन के अमाइनो एसिड्स है उनमें क्या किया जाता है, एसिटाइलेशन किया जाता है, मिथाइलेशन किया जाता है, और उसे हम ये भी कह सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से या तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। तो जो एसिटाइलेशन है ऑफ हिस्टोन एंड लाइसिन वो किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है न्यूट्रलाइजेस पॉजिटिव चार्ज एंड इंक्रीजिंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये क्या करता है, लूज करता है डीएनए के बाइंडिंग को। आपको पता होगा यूकैरियोटिक हेटेरोक्रोमैटिन, यूरोक्रोमैटिन जो होता है वो किस में हेल्प करता है, क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जिससे क्या होता है, हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। लेकिन जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो टाइटली बाउंड होता है हिस्टोन से, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो
जब आप हिस्टोन को क्या करते हैं, एसिटाइलेट करते हैं, एसिटिल ग्रुप उस पर ऐड करते हैं हिस्टोन पे, लाइसिन पे, जिसकी वजह से हेटेरोक्रोमैटिन का कन्वर्जन किस में होगा, यूरोक्रोमैटिन में होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन फॉर्म करेगा। ठीक है। उसके बाद A2I एडिटिंग अल्टर्स कोडॉन मीनिंग बिकॉज आयनोसिन पेयर्स विथ, यानी कि जब एडेनिन का आयनोसिन में कन्वर्ट होगा तो अब उसकी जो पेयरिंग है किसके साथ, वो अल्टर होगी। हमें पता है कि एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन एडेनिन का कन्वर्जन किस में हुआ है, आयनोसिन में कन्वर्ट हुआ है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पेयरिंग है क्या होगी, अल्टर हो जाएगी। और आयनोसिन किसके साथ पेयर करेगा, आयनोसिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, यानी कि पहले जो एडेनिन थाइमिन बनना था वो क्या बन रहा है, IC बन रहा है। ठीक है। आगे चल के ये किससे बाइंड करेगा, G से बाइंड करेगा, ये फिर चल के C से बाइंड करेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे म्यूटेशन हो चुका है, पहले एडेनिन थाइमिन था, अब क्या हुआ, साइटोसिन गुआनिन बन चुका है। तो ये कैसे फॉर्म करता है, क्योंकि जो आइनोसिन है ये गुआनिन की तरह होता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चरल है वो सिमिलरिटी किसके साथ ज़्यादा है, गुआनिन के साथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से साइटोसिन ऑब्वियसली क्या करेगा, गुआनिन इसके साथ जाके बाइंड करेगा। क्योंकि एडेनिन, जैसे हम आपको कहा कि एडेनिन के पास सिर्फ दो ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग एक्सेप्टर डोनर्स है। आइनोसिन के पास गुआनिन की तरह 3 है, जो जाके किसके साथ बाइंड करेगा, साइटोसिन के साथ ही जाके बाइंड करेगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, SR प्रोटीन रेगुलेट स्प्लाइसिंग बाय बाइंडिंग टू। जो SR प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, स्प्लाइसिंग में रेगुलेशन हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट हेल्प करते हैं, एक्सोनिक स्प्लाइसिंग एनहांसर्स, यानी कि जो एक्सोनिक स्प्लाइसिंग एनहांसर्स होते हैं उनको जाके बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्प्लाइसिंग हमारा थोड़ा कह सकते हैं कि उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM काइनेज प्राइमरी रिस्पॉन्स टू। आपको पता होगा DNA डैमेज होता है, DNA ब्रेक्स होते हैं, उनमें बहुत सारे काइनेजेस, बहुत सारे जो हमारे रिपेयर टेक्निक्स होते हैं, उनमें से एक है ATM काइनेज, जो हेल्प करता है किसमें, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। अगर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कहीं फॉर्म हुआ होगा तो उसे सुधारने का काम किसका होता है, ATM काइनेज का होता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहांसर फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएशन बिकॉज, यानी कि जो इनहांसर्स होते हैं, मतलब जो कह सकते हैं कि रिप्लिकेशन इनहांसर्स होते हैं या ट्रांसक्रिप्शन इनहांसर्स होते हैं या स्प्लाइसिंग इनहांसर्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन है। मतलब इनका एज सच ओरिएंटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, DNA लूपिंग ब्रिंग्स देम नियर द प्रोमोटर, यानी कि ये DNA लूप्स मतलब प्रोमोटर के पास लेके आना है, बस जो भी उनका DNA लूप है उसे प्रोमोटर के पास लेके आना है, कैसे भी करके उन्हें लेके आना है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन है, क्योंकि उनका काम क्या है, DNA लूपिंग को किसके पास लाना है, प्रोमोटर के पास लाना है। ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Cas9 इंट्रोड्यूसेस। जो Cas9 हम सबको पता है वो क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लाता है एक DNA बाय गाइडेड बाय GNG RNA। गाइड RNA के थ्रू क्या करता है, वो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लाता है पूरे एक DNA में, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, DNA एडिटिंग, DNA मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी चाहते हैं कि ऐसे ही PYQs बने, ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन बने, तो आप नीचे मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।